Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see a sample paper for class 7th in NCERT of social science. ये सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक से हमने एक सैम्पल पेपर बनाया है। इसका सेट ए है जो अभी पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट होने वाले हैं उसमें ये आपको हेल्प करेगा। एक सेट यहाँ पर है और एक सेट दूसरा वाला जो चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, वहां पर भी मैंने अपलोड किया है। क्लास 8th की वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। सो जो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे हैं, सो सॉरी स्टूडेंट्स इन डिले इन पोस्टिंग द वीडियोस, आई विल अपलोड द वीडियोस वेरी सून। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद इट, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितने भी सैम्पल पेपर्स मैं बना रही हूँ प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि कोई सजेशन है तो क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस जस्ट सी एंड मूव अहेड विद द सैम्पल पेपर। यहाँ आप देख सकते हो 40 मार्क्स का ये सैम्पल पेपर है और 90 मिनट्स का आपको टाइम है, यानी 1.5 घंटे का इसमें टाइम रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सारे क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करो तब आंसर लिखो। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, अपनी भाषा में अपनी समझ से आंसर लिखने हैं और प्रॉपर हैंड राइटिंग में लिखना है। नंबर जो लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त वो बिल्कुल सही से करना है। जैसे क्वेश्चन 7 कर रहे हैं तो 7 नंबर ही आना चाहिए, यानी कि 7 लिख दिया और आंसर इसमें 8th वाले का है। मैप जो भी है वो अटेम्प्ट करना है यूजिंग द आउटलाइन मैप प्रोवाइडेड। मैप आपको मिलेगा, उसमें आपको अटेम्प्ट करना है। वो अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द सेम ऑर्डर एज द क्वेश्चन पेपर, सेम ऑर्डर में आपको जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में करने हैं। तो यहाँ पे जो भी पेपर के सेक्शंस वगैरह वो हम एक बार देख लेते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, पेपर को गो थ्रू करना है, उसके बाद पेपर सॉल्व करने जाना है। मतलब देखना है कि पेपर में आखिर दिया क्या क्या है। सेक्शन ए जो है एमसीक्यू है, 1-1 मार्क के 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे 4-4 ऑप्शन है, उसमें से हमें 10 तक चुनना है और जो करेक्ट है वो आंसर मार्क करना है। सेक्शन बी में यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर है, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 11 एंड 12। सेक्शन सी जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। ओके, नाउ सेक्शन डी जो है इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स के हैं, तो थोड़ा इसको बड़ा लिखना है। ठीक है, देन सेक्शन ई केस स्टडी है, इसमें एक केस स्टडी यहाँ दी गई है, इस बेसिस पे यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो ये 4 मार्क्स का है। और केस 2 भी 4 मार्क्स का है, इसमें भी एक केस दिया गया है यहाँ पर और 4 क्वेश्चन है, तो 1-1 मार्क के ये आंसर्स आपको लिखने हैं। सेक्शन ई एफ जो है ये मैप स्किल है, मैप दिया जाएगा, उसमें यहाँ पे जो भी चीजें दी गई हैं दिखाने के लिए वो आपको उस पर मार्क करना है। ओके, सो आई होप द पेपर इज क्लियर टू यू। अब इसमें से जो आपको सबसे अच्छे से आता है उस सेक्शन से आपको स्टार्ट करना है, राइट। सो सबसे पहले हम एमसीक्यू जो हमारे पहले दिए हुए हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवा मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड या फॉग। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम बारिश को नापते हैं उसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर, रेन गेज या हाइग्रोमीटर या थर्मोमीटर। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन सॉ द राइज ऑफ। एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में किसका उदय हुआ? कौन सबसे ज्यादा सामने आए? विलेजेस, एम्पायर्स एंड न्यू रूलर्स, ट्राइब्स और फार्मर्स ओनली। फिर किंग्स परफॉर्म रिचुअल सच एज अश्वमेधा टू प्रिडिक्ट वेदर। राजा जो है अश्वमेध यज्ञ क्यों परफॉर्म करते थे? वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपना कंट्रोल एक्सपैंड करने के लिए, डिक्लेयर पीस या प्रिपेयर मैप्स। अ गवर्नमेंट वेयर सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। ऐसी गवर्नमेंट जहां पे जो नागरिक हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन लेने में देश के, उस गवर्नमेंट को, उस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं। पहला, जो हवा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है उसे हम विंड कहते हैं, तो पहले का आंसर है सी, विंड। दूसरा है रेनफॉल नापने के लिए हम रेन गेज यूज करते हैं, बी आंसर है। एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में एम्पायर्स और न्यू रूलर्स जो हैं वो राइज हुए, तो बी आंसर है। किंग्स परफॉर्म रिचुअल्स लाइक अश्वमेधा टू शो पावर एंड एक्सपैंड देयर कंट्रोल, तो बी वाला इसका आंसर है। देन अ गवर्नमेंट जिसमें सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। इलेक्शन के थ्रू पार्टिसिपेशन इसमें होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949 या 26 नवंबर 1950। कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट गिवन प्लेस एंड गिवन टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड। एक दिए हुए समय पर एक किसी पर्टिकुलर जगह में एटमॉस्फेयर की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सीजन कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, वेदर कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। फिर कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया मोस्टली एक्सपीरियंस, जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे के जो एरिया है इंडिया में, वहां पर कैसा एक्सपीरियंस होता है? लो
ह्यूमिडिटी होती है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, वेरी ड्राई क्लाइमेट, ये आइस कोल्ड टेम्परेचर होता है, बर्फ गिरती है ऐसा टेम्परेचर होता है। अ गवर्नमेंट वेयर पावर इज हेल्ड बाय वन रूलर, जहां पर एक ही शासक का शासन हो उसे क्या कहते हैं, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, मोनार्की या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद, इंडिया का जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कैसे शुरुआत होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वंस अपॉन अ टाइम, गवर्नमेंट ऑफ पीपल या राइट्स फॉर ऑल। ये आपके बुक के सभी बुक्स के जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं उनमें आपको प्रीएम्बल लिख के दिया होता है, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब इफेक्ट में आया था, तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन किसी पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर प्लेस पे जो होती है उसे हम वेदर बोलते हैं। फिर कोस्टल रीजन जो इंडिया के हैं वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। जहां पे पावर एक ही रूलर एक ही शासक के हाथ में हो उसे हम बोलते हैं मोनार्की। देन प्रीएम्बल जो है हमारा स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरीके से लिखा होगा प्रीएम्बल। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होती है, तो ए इसका आंसर है। ओके, यहाँ से आप आंसर्स मार्क कर सकते हैं। नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स देखेंगे। डिफाइन वेदर विद वन सूटेबल एग्जांपल, वेदर क्या होता है और व्हाट इज मेंट बाय टर्म सेक्रेड लैंड, सेक्रेड लैंड किसे कहते हैं। तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं, आपके दोनों क्वेश्चंस हैं। तो 11th का आंसर है, पहले वेदर हमें बताना है, 2 मार्क का है तो बहुत बड़ा नहीं लिखना है। वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, फॉर एग्जाम्पल अ डे मे बी हॉट, रेनी और विंडी। देखो क्लाइमेट और वेदर में यही डिफरेंस होता है, क्लाइमेट लंबे समय के जो एवरेज होता है ना वेदर कंडीशन, उसे हम बोलते हैं। वेदर क्या होता है, वेदर पूरे दिन में कई बार चेंज हो सकता है। जैसे सुबह मान लो कि गर्मी है, शाम को बारिश हो रही है या हवा चल रही है, तो अलग अलग कंडीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैसी है उसे हम वेदर कहते हैं। देन व्हाट इज मेंट बाय टर्म सेक्रेड लैंड, सेक्रेड लैंड, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, पूजनीय। तो sacred land means land considered holy, जो पूजनीय है या important due to religious, cultural और spiritual beliefs and practices। ऐसी भूमि जो कि पूजनीय है या जिसे पूजा जाता है रिलीजन की वजह से या कल्चर की वजह से या स्पिरिचुअल आत्मिक तौर पे विश्वास है इसलिए या कोई भी मान्यता है इसके लिए, तो ऐसे लैंड को हम कहते हैं सेक्रेड लैंड। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। सो हाउ इज ह्यूमिडिटी मेजर, ह्यूमिडिटी को हम कैसे नापते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली, इसका हमें आंसर देना है। देन क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रूलर, जो राजा होता है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी ड्यूरिंग द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। देन एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो जहां पर होती है वहां पे सरकार के क्या मेन काम होते हैं वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। 13th है, ह्यूमिडिटी हम कैसे नापते हैं, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। सो ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड यूजिंग अ हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर की हेल्प से हम नापते हैं। इट टेल्स अस हाउ मच वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर, ये हमें ये बताता है कि एटमॉस्फेयर में, एयर में वाटर वेपर यानी भाप जो होता है उसकी मात्रा कितनी है। हायर ह्यूमिडिटी मींस एयर फील स्टिकी एंड वेट, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उमस ज्यादा होती है तो हमें बहुत ज्यादा पसीना या चिपचिपा सा फील होता है। बाय लो ह्यूमिडिटी मेक्स एयर फील ड्राई, जब लो ह्यूमिडिटी होती है तो हमें शुष्क फील होता है, सूखा ड्राई फील होता है। देन इसमें 14th है, जो एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन था उस समय में राजाओं की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ करती थी। सो इसके आंसर है, रूलर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस, मतलब टैक्स कलेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग देयर टेरिटरी, उनकी जो भी लैंड है जिसमें उनका कैप्चर हो रखा है उसको प्रोटेक्ट करना। देन एक्सपेंडिंग देयर किंगडम, उनका जितना भी एरिया उसको और ज्यादा एक्सपेंड करना, आर्मी मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस एंड परफॉर्मिंग रिचुअल्स टू शो पावर एंड अथॉरिटी, न्याय व्यवस्था अपने किंगडम में बनाकर रखना और जो भी रिचुअल्स है, रीति रिवाज है उनको मानना, उसको फॉलो करवाना, परफॉर्म करना ताकि अपनी पावर और अथॉरिटी को वो शो कर सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे डेमोक्रेसी होती है वहां पर गवर्नमेंट किस तरीके की होती है उसके 3 फीचर्स बताने हैं। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलाउ सिटीजन टू वोट, यहाँ पर सिटीजन जो है वोट दे सकते हैं। इलेक्ट लीडर्स एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन, और वोटिंग के थ्रू अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इंश्योर्स इक्वालिटी, यहाँ पर डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होती है, सभी को बराबर अधिकार होते हैं।
राइट्स है ना, राइट्स यानी अधिकार, सभी को बराबर अधिकार होते हैं, चाहे कोई कितना ही अमीर हो, गरीब हो, छोटा आदमी हो, बड़ा हो। एंड फॉलोज अ कॉन्स्टिट्यूशन और सेट ऑफ रूल्स, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का नियम चलता है, किसी एक राजा का या किसी एक व्यक्ति का नियम नहीं चलता है। नाउ सेक्शन डी है, यहाँ पे लॉन्ग आंसर 2 क्वेश्चन दिए हैं 4-4 मार्क्स के, तो टोटल 8 मार्क्स का है। पहला है यानी 16th नंबर का, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है और इसका पर्पस क्या है, क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प इन फोरकास्टिंग वेदर कंडीशन। यहाँ पर वेदर के, मौसम के बारे में जो हम पता करते हैं उसके मेजर एलिमेंट्स क्या है, और फोरकास्ट मतलब पहले से ही जो वेदर कंडीशन हम पता करते हैं उसमें कैसे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं। तो पहले 16th देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस और पर्पस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स रूल्स ऑफ फॉर हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क। ये हमें रूल देता है, नियम बताता है कि गवर्नमेंट आखिर काम कैसे करेगी। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये नागरिकों के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। इंश्योर इक्वालिटी, सभी को समानता का अधिकार देता है। जस्टिस इंश्योर करता है कि समाज में किसी के साथ अन्याय ना हो। फ्रीडम फॉर ऑल, और सबकी आजादी इंश्योर करता है। इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गाइड्स द नेशन टू रन फेयरली एंड पीसफुली। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि जो भी सरकार काम कर रही है उसके पावर्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या काम कर सकती है, और हमारे देश को, नेशन को गाइड करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि हमारा देश अच्छे से चल सके, शांतिपूर्वक, कोई प्रॉब्लम्स ना आए। नाउ 17th देख लेते हैं, मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर। सो मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर, कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होते हैं, पहला टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा प्रेसिपिटेशन, चौथा विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको आप डायग्राम भी बना के लिख सकते हो, है ना, ऐसे लिख देना एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना। फिर ऐसे बॉक्सेस बना के, और यहाँ पर आप लिख सकते हो, एक में लिख दिया टेम्परेचर, एक में लिख दिया ह्यूमिडिटी, एक में लिख दिया प्रेसिपिटेशन, तो ऐसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। These elements help scientists understand and predict weather pattern. ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, ये एलिमेंट्स जो भी साइंटिस्ट है वो प्रिडिक्ट कर सके, पहले ही अनुमान लगा सके कि वेदर की कंडीशन कैसे रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, लो प्रेशर में इंडिकेट अ स्टॉर्म, अगर कहीं पर लो प्रेशर दिख रहा है तो इससे पता चल सकता है कि वहां पे तूफान आने वाला है। और ह्यूमिडिटी अगर पता हो कितनी है, क्या है, तो उससे हम रेनफॉल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन ई है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे 2 केसेस दिए गए हैं, दोनों केस में 4-4 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के। ओके, सो टोटल 8 मार्क्स का है। तो केस 1 देखते हैं। यहाँ केस दिया है, अ न्यूली फॉर्म्ड कंट्री, एक नया देश बना है, उसमें 3 एडवाइजर है। इट हैज 3 एडवाइजर्स सजेस्टिंग डिफरेंट सिस्टम। वो लोग अलग अलग सिस्टम सजेस्ट कर रहे हैं कि कंट्री किस तरीके से वर्क करेगी। पहला कहता है, वन प्रेफर्स अ सिंगल पावरफुल रूलर, कि एक ही शासक हो, उसी के पास सारा कंट्रोल हो, सारी पावर उसके पास ही हो। दूसरा सजेस्ट करता है, सिटीजन शुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें, यानी इलेक्शन के थ्रू चुने। देन तीसरा वाला कहता है, वन डिमांड्स रूल अंडर स्ट्रिक्ट मिलिट्री कंट्रोल, कि मिलिट्री के अंडर हमारा देश होना चाहिए, मिलिट्री ही सारी चीजें कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें आ गई। नाउ इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, तो हमें आंसर करने। पहला है, विच सिस्टम रिप्रेजेंट रूल बाय सिंगल रूलर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि सिंगल पावरफुल रूलर राजा होना चाहिए, तो ये कौन से सिस्टम की बात हो रही है। सेकंड है, कौन सा सिस्टम है सपोर्ट करता है इलेक्शन को और सिटीजन भी उसमें पार्टिसिपेट करे, सिटीजन भी इन्वॉल्व हो, कौन सा सिस्टम है। देन विच सिस्टम लिमिट सिटीजन राइट्स एंड फ्रीडम द मोस्ट, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो नागरिकों के अधिकार को रोकता है, लिमिट लगाता है और आजादी को भी कंट्रोल करता है। देन विच सिस्टम वुड सपोर्ट इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन, कि सभी को बराबर का अधिकार मिले, सभी सिटीजन पार्टिसिपेट कर सके। ये हमें एक्सप्लेनेशन भी देना है एक सेंटेंस में। तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो सिंगल रूलर जहां पर होता है उसे हम मोनार्की कहते हैं। फिर जहां पे हम इलेक्ट कर सके अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर लिमिट्स हो जाए सिटीजन के राइट्स और फ्रीडम, तो वो मिलिट्री रूल होता है या डिक्टेटरशिप होता है। और किस सिस्टम में इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है, एक सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन देना है, तो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में होता है बिकॉज इट अलाउज पार्टिसिपेशन, इक्वल राइट्स एंड वोटिंग टू द सिटीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड वाला केस देख लेते हैं। अ रूलर बिगिंस एक्सपैंडिंग टेरिटरी बाय डिफीटिंग नेबरिंग चीफ्स, कलेक्टिंग टैक्सेस, मेंटेनिंग आर्मीज एंड परफॉर्मिंग लार्ज स्केल रिचुअल्स टू डिस्प्ले पावर।
हमने देखा था एक चैप्टर में कि जो राजा है वो टेरिटरी को एक्सपेंड करता है, उसका जितने भी एरिया पे कंट्रोल है उसको वो और ज्यादा एक्सपेंड करता है, अपने पड़ोसी राज्यों को हराता है, उनके चीफ को टैक्सेस कलेक्ट करता है, आर्मी मेंटेन करता है और बड़े स्केल पे रीति रिवाजों को परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी पावर को डिस्प्ले कर सके। तो इसमें क्वेश्चन है पहला, विच हिस्टोरिकल पीरियड डज दिस डिस्क्राइब, ये किस पीरियड की बात हो रही है, किस पीरियड में राजाओं के ये काम हुआ करते थे। दूसरा, व्हाई वर रिचुअल्स लाइक अश्वमेधा परफॉर्म, ये जो अश्वमेधा टाइप के बड़े बड़े रिचुअल्स हुआ करते थे क्यों परफॉर्म किए जाते थे। देन नेम वन मेथड रूलर्स यूज टू कंट्रोल एक्सपैंडेड टेरिटरी, इतने बड़े एरिया को जो उनकी कंट्रोल के अंडर थी उसको कैसे वो लोग कंट्रोल करते थे, एक मेथड बताना है। देन हाउ डिड ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स सपोर्ट गवर्नमेंट, जितने भी ऑफिसर्स होते थे या मिनिस्टर्स होते थे ये गवर्नेंस करने में मतलब शासन व्यवस्था चलाने में कैसे सपोर्ट करते थे ये बताना है। एक एक करके आंसर देखते हैं। पहला है किस पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर, तो एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन की। ये जो अश्वमेधा परफॉर्म होता था, ऐसे यज्ञ क्यों परफॉर्म किए जाते थे, ताकि पावर शो कर सके वो लोग, अपनी अथॉरिटी दिखा सके और लैंड के ऊपर उनका कंट्रोल है इसको दिखाने के लिए। फिर कौन सा एक मेथड था जिससे इतने बड़े एरिया पे कंट्रोल किया जाता था, बाय कलेक्टिंग द टैक्सेस, आर्मीज मेंटेन करके और ऑफिसर्स अपॉइंट करके। ऑफिशियल्स जो होते थे या मिनिस्टर्स जो होते थे कैसे सपोर्ट करते थे, सो ऑफिशियल हेल्प करते थे टैक्स कलेक्शन में जो कि एक काम था। दूसरा, रिकॉर्ड कीप करते थे किसने कितने टैक्स दिया, किसका कितना बाकी है, ये सब चीजें। देन लॉ एनफोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कानून व्यवस्था चलाने में और शासन व्यवस्था को अच्छे से मेंटेन करने में ये ऑफिसर्स जो थे, मिनिस्टर्स जो थे, हेल्प करते थे। ओके, नाउ सेक्शन एफ है मैप स्किल। यहाँ पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 एंट्रीज, आपको एक मैप दिया जाएगा इंडिया का पॉलिटिकल मैप, उसके ऊपर इनको लेबल करना है और लोकेट करना है और ये कनेक्टेड है हिस्टोरिकल रीजन से। ये एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है आपका उसमें आपने पढ़ा हुआ है। तो जैसे मगध, दूसरा कौशाला या कौसाला, पांचाल और अवंती, ये 4 जगह आपको मैप पे बतानी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो मैंने यहाँ पर दे दी है, आप इनमें से 4 इसमें मार्क कर सकते हैं। जैसे पहले आप ऐसे नंबर देंगे, है ना, मैंने 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो आप जिस भी नंबर पे दे रहे हैं, जैसे मैंने पहला लिखा है मगध, दूसरा कौशाल, तीसरा पंचाल और चौथा अवंती। तो जैसे यहाँ अवंती है, राइट, तो अवंती के पास हम ऐसे एक डॉट बनाएंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और इस डॉट को ऐसे सर्कल करेंगे और यहाँ पे अवंती लिख देंगे। ठीक है, 4 वाला अवंती हो गया। पहला हमारा मगध है, तो मगध जहां होगा, जहां पे भी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और ये आ गया हमारा मगध। ठीक है, और दूसरा है हमारा कौशाल और तीसरा पंचाल। तो कौशाला कहाँ पर है, ये रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये आ गया कौशाला। और तीसरा है पंचाल, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और ये पंचाला। अब ये मैंने कुछ और नाम भी दे दिए कि इनमें से कोई अगर आता है तो आप कहाँ पर मेंशन करेंगे वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद सेट ए ऑफ द सैंपल पेपर। एक और सेट में अपलोड कर दूंगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। प्लीज दूसरे वाले चैनल पर भी जाकर और सेट्स जो मैं अपलोड कर रही हूँ वो देखिए। ओके, और सपोर्ट करिए उस चैनल को भी, आप लोग जितना पॉसिबल हो सके शेयर करिए चैनल को। ओके, सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट पेपर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।